नमस्कार, 9 के 9 खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आज से खोल दिया गया है। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई वाले कॉलेज भी खुल जाएंगे। बड़ी बात यह कि अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं। ये व्यवस्था स्वैच्छिक आधार पर होगी और स्वेच्छा से ही स्टूडेंट शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जा पाएंगे, जबकि संक्रमित इलाकों के सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि संक्रमित इलाकों में रहने वाले शिक्षक, स्टाफ और स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में नहीं जा पाएंगे। अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके बाद बिहार में 28 सितंबर से मध्य और हाई स्कूल के साथ ही 11वीं और 12वीं के कॉलेज को खोलने का फैसला लिया गया, जिसके तहत एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1/3 बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। एक बच्चा सप्ताह में 2 दिन ही स्कूल जा पाएगा। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर भी और परिवार वालों और परिजनों के लिए थोड़ी बहुत चिंता भी कि शुरुआत काफी वक्त बाद बच्चे जा रहे हैं, कितनी एहतियात बरती जाएगी, किस तरह के इंतजाम देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, लगभग 6 महीने बाद पहला दिन है स्कूल खुलने का। और राजधानी पटना के जो विभिन्न स्कूल हैं वहां पर कहें अगर तो 90% जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ पहुंचे हैं। हम पहुंचे हैं, यहाँ भी बीडी पब्लिक स्कूल है और स्कूल में जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई है, लेकिन बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अगर बताएं तो तकरीबन 5 से 6 बच्चे क्लास में भी एंट्री किए हैं और 9 बजे ही वक्त दिया गया था। जो मार्गदर्शन मांगा गया था, पेरेंट्स ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि कोरोना काल में अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। स्कूल की प्राचार्य है, इनसे जरा बात करें कि पेरेंट्स किस तरह से सहमति नहीं जता पा रहे। जी नहीं, पेरेंट्स की तो सहमति पूरी तरह नहीं मिल रही है, बहुत ही कम। आज आपने देखा ही कि मुश्किल से 4 या 5 बच्चे आए हैं और हम लोगों ने उनके लिए बस डाउट क्लास के लिए खोला है। अब देखिए और क्या पेरेंट्स का आता है। जो हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि अगर बच्चे आएंगे तो हम लोग उनको जो भी हो सकेगा। क्या सब तैयारियां आप किए हुए थे? हमारी तैयारी है कि पहले तो हमने सब जगह लिखवा दिया है जो कंपलसरी है कि मास्क लाना है, सैनिटाइज़र आप देख रहे हैं, हमने सुबह से एक बार सैनिटाइज पूरा बिल्डिंग करा दिया है और हर 2 घंटे के बाद सैनिटाइज होता है। गार्जियन तैयार नहीं हुए? गार्जियन उतने तैयार नहीं हो रहे हैं। एक तो कि कुछ गार्जियन बहुत दूर भी हैं, जो कि शहर से दूर हैं। जो स्कूल की प्राचार्य है बता रही है कि पेरेंट्स जो है फिलहाल अभी तैयार नहीं है। यही वजह है कि स्कूल के तमाम जो शिक्षक हैं उनमें से 50% शिक्षक उपस्थित हैं और बाकी जो बच्चे हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का काम पहले किया गया है। स्कूल में अगर बात करें तो आइसोलेशन सेंटर का निर्माण कराया गया था। जो प्रैक्टिकल है, लैब है, उसको लेकर साफ तौर पर डायरेक्शन मिला है कि उसे नहीं खोलना है, कंप्यूटर क्लासेस नहीं लेने हैं। लेकिन हम इस स्कूल में जहां चहल पहल हुआ करती थी, आज पहला दिन है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अभी पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजने के मूड में नहीं है। जो मार्गदर्शन मांगा गया था उस मार्गदर्शन के तहत ये साबित हुआ है कि राजधानी पटना के जो मिशनरी स्कूल है या सीबीएसई या आईसीएसई तमाम जो स्कूल है वहां पर 90 से 95% जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आना चाह रहे हैं। अगर सरकारी की बात कर लें, की बात की जाए, चूंकि कम भी बच्चे अगर दूर इलाकों से अगर आने के लिए गार्जियन की तरफ से परमिशन मिलती है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था स्कूल की तरफ से ही की गई है या बच्चे अपनी तरह से आएंगे? साथ ही साथ कैंटीन को लेकर के किस तरह के इंतजाम है? क्या उसकी सुविधा बच्चों को मिलेगी या उन्हें भोजन अपने घर से ही लेकर आना होगा? किस तरह की एहतियात स्कूल के स्तर से इस वक्त बरती जा रही है? बिल्कुल, हम स्कूल की प्रिंसिपल है, उनसे ही बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कि अभी अगर बच्चों को स्कूल आना है तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आप दे रहे हैं? अभी तो नहीं, अभी तो संभव नहीं। ट्रांसपोर्टेशन अभी अपना करना? हाँ। और बच्चे अगर स्कूल में लंच करना चाहे या डिनर कर तो क्या कैंटीन की व्यवस्था है यहाँ? कैंटीन की व्यवस्था तो है, लेकिन अभी हम लोगों ने बच्चों को निर्देश दिया है, जो सरकार का निर्देश है कि वो अपना वाटर बोतल भी ले आए और लंच भी ले आए। बाकी हमारे यहाँ तो सारी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, आरओ वगैरह सब है, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी अब ट्रांसपोर्टेशन अभी फिलहाल संभव नहीं है? नहीं, अभी जब
कुछ आए बच्चे अभी तो डाउट क्लास के लिए आ रहे हैं, उनको जो डाउट्स होते हैं। और प्रिंसिपल बता रही है कि अभी फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है। हालांकि जो कैंटीन है उसकी तैयारी कर ली गई थी, बच्चे यहाँ पर आकर लंच कर सकते हैं। जो ब्रेकफास्ट की बात है उसकी व्यवस्था की गई, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं रजनीश, अभी भी कई चुनौतियां हैं और कई परेशानियां गार्जियन के दहन में भी इस वक्त चल रही हैं कि किस तरीके से बच्चे वहां तक पहुंचेंगे और क्लास करने के बाद सकुशल घर वापसी होती है। इन तमाम जद्दोजहद के बीच में कई गार्जियंस की तरफ से अभी तक परमिशन हासिल नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मुंगेर जेल में छापेमारी की। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के जेलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। आज सुबह मुंगेर जेल में करीब 3 घंटे तक छापेमारी की गई। छापेमारी में कैदियों के पास से कई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी हुई है। छापा के दौरान कैदी के तमाम वार्ड्स जो हैं उनमें जांच की जा गई और बताया गया कि 28 अक्टूबर को मुंगेर में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे पहले जिला प्रशासन अपनी तरह से पूरे इंतजाम को पुख्ता कर लेना चाहता है और इसलिए लगातार जेलों के अंदर भी छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। रूटीन होता है, इसी क्रम में आज सवेरे सवेरे जेल में मैं और एसडीपीओ और यहाँ के कई थाना प्रभारी थे, पुलिस बल के साथ हम लोग गए थे। जेल के सभी वार्डों में हम लोगों ने छापेमारी की। कुछ चीलम खैनी इसी तरह के सामग्री को छोड़कर कोई और आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। और सहयोगी अरुण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, चुनावी वक्त और ऐसे में ये छापेमारी, इसे कामयाबी कितनी हासिल हुई और क्या ये आगे भी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये आगे भी ये अभियान जो है आगे भी चलेगा, क्योंकि चुनावी मौसम है और पहला फेज में ही जिले में चुनाव होना है। तो ऐसे में पुलिस की गतिविधि में काफी तेजी आई है। तेजी की वजह से ही आज जेल में समकालीन अभियान चलाया गया है, जिसमें एसडीओ, एसपी, डीएम स्वयं उपस्थित थे। उनके बाद पुलिस की टीम थी। जो एसडीओ से बात हुई है, उनका कहना था कि जो चिलम मिले हैं, गांजे मिले हैं और कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिनको अभी जांच किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर सीवान से, जहां बेखौफ अपराधियों ने रिटायर्ड जीआरपी के दारोगा गोरख प्रसाद को गोली मारकर उनकी गाड़ी लूट ली। घटना मैरवा घुटनी मेन रोड पर भटई गांव के पास की है। गोरख प्रसाद अपने रिश्तेदार से मिलने सीवान आए हुए थे। मुलाकात के बाद अपनी गाड़ी से यूपी जा रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और सड़क पर छोड़कर उनकी गाड़ी लेकर अपराधी फरार हो जाते हैं। 2 दिनों के अंदर सीवान में गोली मारकर लूटपाट की ये दूसरी बड़ी वारदात है। पाकुड़ में नदियों के उफान से जिले का पूर्वी इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। रास्तों पर पानी भर चुका है, वहीं फसलें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। बाढ़ के पानी की निकासी के इंतजाम नहीं होने से घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है और लोगों को बीमारियों की आशंका सता रही है। जायजा लिया पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार ने। पाकुड़ जिले का यह पूर्वी इलाका है और यह पूर्वी इलाका तारानगर, बगानपाड़ा, इलामी, सिरसा, रामचंद्रपुर, उपमानगर, संग्रामपुर, कुंवरपुर और गुलदाहा में पानी भर चुका है। गांव में तो पानी नहीं घुस पाया, लेकिन जो खेत है उसकी स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। जो यहाँ के फसल है, धान, ईख और पटसन, उसका पौधा डूब चुका है। और अब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ ग्रामीण हैं जो अपने पौधा को बचाने में लगे हैं और रोड के किनारे भी जो है लोग पहुँच गए हैं और पौधों को लेकर के अपने घर की ओर जा रहे हैं ताकि जो फसल है उसको बचाया जा सके। काफ़ी परेशानी हो रही है और जो धान की फसल की है उसकी एक बड़ी नुकसान होगी, लेकिन अभी तक इस इलाके में कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं और ना ही कुछ डाटा लिया है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, ग्रामीणों को क्या परेशानी हो रही है। दर्जनों गांव के जो खेत है और उस पर लगा धान का फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, डूब चुका है और गुमानी का जो पानी है उसके उफान के कारण यह स्थिति हुई है। निकासी का सही रास्ता भी नहीं यहाँ पर हो पाया है। कई बार ग्रामीणों ने यह सवाल उठाया था कि निकासी का सही रास्ता बने, लेकिन अब तक नहीं बन पाया है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। तो जिले की तमाम नदियां जो है वो उफान पर हैं और पानी जमा होने से लोगों को अब बीमारियों की आशंका सता रही है। भले ही सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन धनबाद में पार्क मार्केट से 4 दुकानें सरकारी फाइलों से गायब पाई गई हैं। नगर निगम की जांच टीम के सर्वे में इसका खुलासा हुआ। नगर निगम की ओर से पार्क मार्केट, हीरापुर और मेन रोड की दुकानों की दोबारा मापी हो रही है। इस दौरान यहां से 4 दुकानें गायब पाई गईं।
जांच में यह पता चला कि ऐसे दुकानदार जिन्हें 2 दुकानें आवंटित की गई थी, उन्होंने 2 को तोड़कर एक दुकान में उसे तब्दील कर लिया। सभी दुकानों की जांच में 12 से ज्यादा दुकानें ऐसी पाई गई जो कि गायब हैं। वहीं दुकानों के वास्तविक ढांचे से छेड़छाड़ पर राजस्व की क्षति को लेकर के भी आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं नगर निगम की मापी के बाद कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अभी तो हम लोग जितने भी हमारे दुकान है उसका क्या स्वरूप है और किस स्वरूप में उसको दिया गया था, अभी हम लोग नोटिस का कार्रवाई, अभी पूरा हमारे पास रिपोर्ट आ गया है और हम लोग नोटिस की कार्रवाई करेंगे। जब चूँकि ये एक थोड़ा लंबा ये प्रक्रिया है, इसमें हम लोग थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सारा जब अपडेट हमारा नोटिस के द्वारा जब जवाब प्राप्त हो जाएगा तो जो भी विधिवत उसमें कार्रवाई है, रेवेन्यू से रिलेटेड है या हमारा स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस किया है, तो उसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है हम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, धनबाद की ये खबर जो सचमुच हैरान करती है कि दुकानें गायब पाई गई, और वो भी उसका खुलासा कब हुआ, जब मापी करने के लिए एक बार फिर से टीम यहां पर पहुंची। और जो खबर सामने निकल कर आई वो ये कि एक शख्स अगर जिसे 2 दुकानें आवंटित की गई थी, उन लोगों ने अपनी इच्छा से इन 2 दुकानों को एक बड़ी दुकान में तब्दील कर लिया, जिससे राजस्व का नुकसान सरकार को तो उठाना ही पड़ रहा है। और अब एक बार फिर से ढांचे में बड़ी तब्दीली के बाबत 12 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिन पर कार्रवाई की कोशिश में इस वक्त नगर निगम जुट गया है। सहयोगी दिलीप हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिलीप, अब फिलहाल किस तरह की कोशिश कार्रवाई के तौर पर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल नगर निगम इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है। इसके पहले भी नगर निगम के कई प्रशासक आए और उनके तरफ से जांच की गई, कार्रवाई की बात की गई, लेकिन कार्रवाई अब तक हुआ नहीं। और कई सवाल खड़े होते हैं नगर निगम के उन आला अफसरों पे जो पहले से यहाँ पे पोस्टिंग ली है और इस मामले को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाया। दुकानें बनी हैं और दुकान गायब है। कितना आश्चर्यजनक वाकया है। नगर निगम दुकान बनाती है और अब अपनी ही दुकान ढूंढने के लिए उन्हें कमेटी का गठन करना पड़ा और ढूंढ रही उनकी दुकानें कहाँ गायब है। कई ऐसे दुकानदार हैं जो दुकान दूसरे से लेकर दुकान को तोड़कर बड़ा शोरूम बना दिए हैं। तो तमाम विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर के जो दुकानदार है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। क्या ये सिर्फ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी या सचमुच लगता है कि इन दुकानों के साथ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी जो मामले चल रहे हैं लग रहा है कि खाना पूर्ति होगा, क्योंकि पिछले 7 दिनों से ये बवाल चल रहा है और जो नगर प्रशासक है उनके तरफ से कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल की ही बात मैं बता दूं कि उसी दुकान में एक नया शोरूम, 2 दुकान तोड़कर और एक नए शोरूम का उद्घाटन हो गया है, जबकि दुकान का साइज भी उस शोरूम वाले ने बढ़ा लिया है। तो किस तरह से कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कह सकते कि ये भी महज खाना पूर्ति हो सकता है, या फिर हो सकता है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो दुकानदारों पे दबाव बना रहे हो, कुछ व्यक्तिगत फायदे के लिए दबाव बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई का वो धौंस दिखा रहे हो। लेकिन देखना होगा कि सचमुच कार्रवाई कुछ होती है या फिर सिर्फ खानापूर्ति करके यहाँ पर निगम के अधिकारी भी इसे छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। हजारीबाग में कटमदाग के सलमा में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए बना मिनी जल मीनार खुद प्यासा है। पिछले 5 साल से बनकर तैयार इस मीनार से अब तक एक बूंद पानी तक सप्लाई नहीं हो पाई। लोगों ने जब इसे खुद चालू करने की कोशिश की तो इसमें कई खामियां देखी गईं। सलगा में बने जल मीनार का जायजा लिया हजारीबाग संवाददाता राकेश कुमार ने। ग्रामीणों के घर में पेयजल पहुंचे, पानी पीने का पहुंचे, इसको लेकर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत यहाँ पे मिनी वाटर सप्लाई टैंक बैठाया गया, लेकिन आज तक 5 वर्षों के बाद भी ग्रामीणों को यहाँ पर पानी नहीं मिल पाया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका हालात अब बिल्कुल जर्जर हो गया है। और यहाँ पे ग्रामीण जब ये बन रहा था तो सोच रहे थे कि शायद अब हमारे घर तक पानी पीने का पहुँचेगा, लेकिन 5 वर्षों में भी अब तक नहीं पहुँचा है। और यह कटकमदाग प्रखंड का सलगा गांव। बताएं आप लोग कि क्या बना है, उसके बाद क्या कुछ हुआ इसमें? बना तो 100% कंप्लीट भी नहीं हुआ, पानी तो दूर की बात है। एक आध बार हम लोग अपने से चालू करके कोशिश किए थे तो 50 जगह लीकेज ब्रेकेज था। ऊपर से 1 फीट क्या 6 इंच के ऊपर में पाइप है, जिधर तिधर लीक है, मैंने बिना काम का चीज़ है। शुरू जैसे भेल हले पानी के और बाद में बढ़ा रहा। तो कितना फायदा मिल रहा है कर से? फायदा मिले पनिया जब शुरू भले पानी के फायदा भले ही। पानी नहीं मिला है ग्रामीणों को, और इसको लेकर जो जनप्रतिनिधि है वो क्या सोचते हैं, वो क्या देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। बताएं आप लोग यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों के, बताइए इस तरह की वाटर सप्लाई बने हैं।
योजना तो बहुत उपयोगी था और बहुत उम्मीद से हम लोगों ने बनवाया था, लेकिन विभाग के उदासीनता के कारण कि जब तक वो लोग किसी तरीके से बस स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, चालू हुआ भी नहीं, और विभाग से अगर उसको पेमेंट हो गया तो फिर ठेकेदार इधर ध्यान नहीं दिया कि हमको चालू करके ग्रामीणों को सुविधा भी देना होगा। चूँकि गर्मी के दिनों में ग्रामीण एरिया में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या होता है, और अगर 30 लाख के लागत से 30-35 लाख के लागत से सरकार का इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ है तो इसका उपयोग भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कई बार प्रयास की हूँ, लेकिन विभाग उदासीन रहा, इस पर कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया। निश्चित रूप से विभाग उदासीन है और ग्रामीणों के घरों में तक पानी पहुंचने की बात तो दूर, अब इस योजना ही की हलक सूखने लगी है। ऐसे में आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि जो योजना था, जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया और जिस उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च किए गए, उसका यहाँ बेजा उपयोग दिख रहा है और इसका पूर्णतः कहें तो यह पूरी तरह से फेल योजना है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। लातेहार के मनिका प्रखंड में सरकारी गाड़ी से गरीब लोगों को मिलने वाली राशन की कालाबाजारी की जा रही है। लातेहार डीएसओ ने इसे पकड़ा और सरकारी जीप में लदे राशन को जब्त कर मनिका थाने लाया गया। ये सरकारी जीप मनिका सीओ नंद कुमार राम की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस जीप से हर दिन सरकारी राशन गोदाम से लोड जरूर किए जाते हैं। ग्रामीणों की ओर से जो जानकारी मिल रही है उस पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की और फिलहाल पूरे मामले पर जिले के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। दिन जो है दूसरा दिन समझ गया, जैसे पहला मरतबा ले गया 10 पैकेट दो मरतबा, उसके बाद दूसरा दिन जो है 20 पैकेट 2 मरतबे ले गया। अच्छा, आज कितना ले? आज 20 पैकेट गया। 20 पैकेट आज ले जा। आज 20 पैकेट गया। धनबाद में बैंक के ग्राहकों की सुविधा के लिए शहर में कुल 315 एटीएम मशीनें लगाई गईं, लेकिन ये एटीएम मशीनें लोगों के लिए नई मुसीबत बन चुकी हैं, क्योंकि 170 से अधिक एटीएम बिना सुरक्षा गार्ड के हैं। अकेले एसबीआई के ही 153 एटीएम में 53 में कोई गार्ड ही मौजूद नहीं है, जिससे इन एटीएम पर लुटेरों के साथ ही साइबर अपराधियों की भी नजर रहती है। यहां तक कि कई एटीएम में तो सीसीटीवी कैमरे तक फेल हैं, जिससे ग्राहक भी इन एटीएम में असुरक्षित महसूस करते हैं। वैसे पैसे निकालने वक्त अगर कार्ड फंस जाए तो शिकायत करने के लिए कोई भी यहां मौजूद नहीं होता, जिससे ग्राहक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। थोड़ा समस्या, कभी कभी कार्ड फंस जाता है तो मुश्किल हो जाता है, किसको क्या बोले नहीं बोले, बैंक वाले लोग भी जाकर पता झाड़ते हैं। हर एक जगह पर देखिए, चीज़ें सिर्फ पहरा बिठा करके नहीं चल सकती हैं। बहुत सारे उसके एक सिस्टम होता है, उसमें आप जैसे मान लीजिए कि सिक्योरिटी के और दूसरे एस्पेक्ट भी हैं। कैमरा है उसमें, अगर कैमरा ठीक तरीके से उसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो उसके जो मेंटेनेंस के लिए जो लोग जाते हैं उसमें वो उसको बार बार चेक करते रहते हैं कि उसमें कहीं अन्य तरह का कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है, किसी तरह के कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें डाले तो नहीं गए हैं स्वैप करने के लिए, क्लोन करने के लिए। तो उन सब सिस्टम्स को बार बार फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ा करके चेक करने से भी उन सब चीज़ों पर चेक किया जा सकता है। जमशेदपुर में नाला निर्माण में भारी अनियमितता देख विधायक सरयू राय ने ठेकेदार को जमकर क्लास लगाई और पूरे गड़बड़ियों की जांच के लिए डीसी को आदेश दिया है। मानगो के रामकृष्ण कॉलोनी में करोड़ों की लागत से नाले का निर्माण हुआ है। इस नाले की स्वीकृति सरयू राय ने ही दी थी, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत पर सरयू राय खुद नाले के काम को देखने के लिए पहुंचे, जहां पूरी लापरवाही से काम किया जा रहा था। कई जगहों पर मलबा जैसे तैसे छोड़ दिया गया है, जिससे नाराज सरयू राय ने डीसी को नाला निर्माण की जांच के आदेश दिए। वहीं शिकायत पर ठेकेदार के गुर्गों ने लोगों पर हमला कर दिया, जिसकी पुलिस जांच की जा रही है। हाँ, हम ही बोले, वो देखा था। सब पूरे काम का जांच करवाएंगे। जानते हैं कि सब लोग आए मंत्री। वो जो काम हुआ है इसकी मैं जांच कराने के लिए डीसी से भी और नगर विकास विभाग के सचिव को भी मैं लिखूंगा फिर कि भाई ये काम इतना घटिया हो रहा है और ठेकेदारों का मन इतना बड़ा है कि जो शिकायत करे पर हमला कराए उसको पिटवाए, नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। तो खबरों का सिलसिला